अब ये कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ डू वी डू दिस। ये वाला पोर्शन हमारा बचा हुआ है जो आपको सिखाना है। डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं इसको। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस derive an expression. Now we are going to derive the expressions. हमें ये पता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी फैक्टर पे डिपेंड करती है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं और उन फैक्टर्स का फिर उस फिजिकल क्वांटिटी को रिजल्ट करने में कितना रोल है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हम डायमेंशंस के बेसिस पर इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। राइट, तो ये 7th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। यूजिंग दी मेथड्स ऑफ डायमेंशंस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स। हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स, एंड दिस डिपेंड्स अपॉन, इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स v थ्रू ए मीडियम। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो मैंने पहले लिखा था y, उसकी जगह अब यहाँ पे दिया हुआ है e। तो इट डिपेंड्स ऑन e ऑफ मीडियम एंड द डेंसिटी ऑफ द मीडियम d। डेंसिटी ऑफ द मीडियम d, ठीक है, ये दो चीजें दी हुई हैं। तो मान लो वेलोसिटी ऑफ वेव्स, साउंड वेव्स, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल लो चाहे ट्रांसवर्स लो, कोई सी भी वेव हो सकती है, किसी भी मीडियम में से वो जब जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी है दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो उस मीडियम का इलास्टिसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करती है, और मीडियम की खुद की डेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करती है। अब कितनी डिपेंड करती है ये हमें नहीं पता, हमें डायमेंशनल एनालिसिस से यही फाइंड करना है कि कितनी डिपेंड करती है। तो हम मान लेते हैं e की पावर है, ठीक है। अब ये एक पावर है या e का स्क्वायर है या e का क्यूब है या e का स्क्वायर रूट है, किस पे डिपेंड करती है वो इससे पता चलेगा अभी जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और डेंसिटी पे कितना डिपेंड करती है पता नहीं, तो इसको मान लेते हैं ये b। So velocity is proportional to elasticity raised to the power a, density raised to the power b। इस प्रकार से हम लिखते हैं, ये स्टेटमेंट से हमने पिक करके लिखा है। और v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के e टू द पावर a and d to the power b। Now this is a constant which is a dimensionless quantity। इक्वल टू साइन लगाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं, नहीं तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। Now we will replace both sides of this equation by respective dimensions। इनके दोनों साइड में हमें डायमेंशन से रिप्लेस करना है क्वांटिटीज को। Now this is velocity and dimensions for velocity is L t minus 1 is equal to k dimensionless quantity, इसका कोई रोल नहीं है। फिर E क्या है? E is elasticity and elasticity is as good as stress। स्ट्रेस इज प्रेशर, तो प्रेशर के यूनिट्स क्या देखे थे हमने? दिस इज m L minus 1 t minus 2 raised to the power d। क्या है हमारे पास? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी डायमेंशन होगी m L minus 3 raised to the power d। ओके, अब हम लाइक क्वांटिटीज को इकट्ठा कर देंगे, पावर्स को इकट्ठी कर देंगे, ठीक है। अब हम सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो करेंगे यहाँ पे ताकि a और b की वैल्यू मिल जाए हमें। नाउ दिस इज इक्वल टू m टू द पावर a m टू द पावर b। दिस कैन बी रिटन एज m रेज टू द पावर a प्लस m की पावर a इंटू m की पावर b इज m की पावर a प्लस। फिर l की पावर माइनस a और यहाँ l की पावर माइनस 3b। फिर यहाँ से t की पावर माइनस 2। यही है, फिर कुछ और भी है। यहाँ से m और m हमने इकट्ठा कर दिया, यहाँ से l माइनस a, यहाँ से l माइनस 3b पावर में इकट्ठा कर दिया। फिर यहाँ से टाइम बचा, टाइम माइनस 2 है, ये बचा। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पे m की पावर 0 है, l की पावर 1 है, t की पावर माइनस 1 है। सो व्हेन वी कंपेयर दीज टू क्वांटिटीज, ये बराबर कब होंगे? जब a प्लस b 0 होगा
जब माइनस ए माइनस 3b 1 होगा, माइनस 2a माइनस 1 होगा। तो सबसे पहले हम इसी को लेते हैं, माइनस 2a इज माइनस 1। सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, we have minus 2a is equal to minus 1. So minus goes, and therefore a is equal to 1 upon 2. Easy. अब m की पावर 0 है, m की पावर a plus b है, means a plus b is 0. a plus b is 0. तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो b क्या होगा, माइनस a, दैट इज माइनस हाफ। तो हमारे पास आ गई a की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई, दो की तो वैल्यू निकालनी थी हमें। Therefore, velocity is equal to k times e to the power half d to the power minus half. So how do we write this? K times e upon d root. ये हमारा फॉर्मूला बन गया velocity of waves in a medium which has coefficient of modulus of elasticity E and density D. ठीक है, so this becomes the formula. तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से हम डिराइव कर लेते हैं। ये चीज समझ में आई, how we have to derive this formula? So this is how this formula is to be derived. तो डायमेंशनल एनालिसिस में ये चीज आती है, इस प्रकार से हम इसको डिराइव कर लेते हैं। अब डायमेंशनली करेक्ट हो गया, ये एक ऐसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब के कितना होगा ये नहीं पता, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, π/2 होगा, π/8 होगा, π/7 होगा, π/3 होगा, या पाई का कुछ टर्म होगा भी या नहीं होगा, या कुछ और होगा, 2/5 होगा, 3। डायमेंशनल एनालिसिस हमें के की वैल्यू नहीं देती, बेशक डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला है, बेशक डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला है, मगर ये एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है जब तक के की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है। डायमेंशनल एनालिसिस हमें के की वैल्यू नहीं देती, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देती। डायमेंशनल एनालिसिस हमें ये भी नहीं बताती कि किसी भी फॉर्मूले के अंदर एक ही टर्म आएगी या एक से ज्यादा टर्म आने वाली है। तो अगर एक से ज्यादा टर्म है तो फिर इसका भी नहीं पता चलता, ये सेकंड लिमिटेशन है इसकी। तो डायमेंशनल एनालिसिस की ये कुछ लिमिटेशन है, बहुत हैंडी टूल है, चेक करने के लिए हैंडी टूल है, एग्जैक्टनेस यहाँ से नहीं पता ही जा सकती। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 7th किया हमने, 7th 8th हमने ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ा था 10th में, 10th में नहीं पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, ध्यान है ग्रेविटेशन? हाँ जी, ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ा था, ध्यान है कुछ? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 अंशु, जतिन, नितिन सर थोड़ा थोड़ा ध्यान है। उसमें हमने केपलर्स लॉज पढ़े थे, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उसमें थर्ड लॉ था लॉ ऑफ पीरियड्स, ये क्वेश्चन उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड्स उस पर क्वेश्चन डिपेंडेंट है। तो हमें लॉ ऑफ पीरियड्स प्रूव करना है, वो वाला जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का प्रूफ हमें करना है डायमेंशनली चीज चेक करके। तो स्टेटमेंट कहती है ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t ऑफ द प्लैनेट डिपेंड्स अपॉन। तो क्या चीज डिपेंड कर रही है? टाइम पीरियड डिपेंड कर रही है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स अपॉन, पहली चीज है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, मींस इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, मास ऑफ द सन
mass of the sun and gravitational constant g. Gravitational constant g. तो हमें ये प्रूव करना है, शो दैट t square is proportional to r cube, क्योंकि Kepler's third law. This is Kepler's third law, and it is named as law of periods. इस साल भी ये ग्रेविटेशन का पूरा चैप्टर है, उसके अंदर हम इसको दोबारा करेंगे, ठीक है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। नाउ हाउ डू वी डू दिस? अब ये तो हमें बता दिया कि जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन दीज थ्री क्वांटिटीज, बट इन तीनों का कितना रोल है ये नहीं पता चल रहा है यहाँ से। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट दिस इज r रेज़ टू द पावर a, m रेज़ टू द पावर b एंड g रेज़ टू द पावर c, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज टाइम पीरियड। अब इसको डायमेंशनली अगर हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिंग दिस इनटू डायमेंशंस, तो t को हम क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड को विल राइट t इज इक्वल टू r रेडियस। रेडियस क्या चीज है, रेडियस द लेंथ, राइट। सो दिस इज लेंथ रेज़ टू द पावर a, this is mass m, mass of sun raised to the power b, and this is gravitational constant. Gravitational constant क्या हमने यूनिट्स निकाले थे लास्ट टाइम, इसकी डायमेंशंस क्या था, g is equal to f r square upon m square. f क्या है, फोर्स, फोर्स की डायमेंशंस क्या है, m l t minus 2, mass into acceleration is force, this is l square and this is m square. So this is m power minus 1 l cube t की पावर minus 2, ये चीज यहाँ पुट हो, m minus 1 l cube t की पावर minus 2 raised to the power, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब टाइम और आर के बीच में रिलेशन प्रूव करना, टाइम और आर के बीच में रिलेशन प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए अगर मैं किसी तरीके से ए पहले निकाल लेता हूँ तो फिर मुझे बाकी चीजों के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू फाइंड ए फर्स्ट। अब उसके लिए पहले मुझे इनको कलेक्ट करना पड़ेगा, लाइक क्वांटिटीज को कलेक्ट कर लो। सो दिस इज t टू द पावर 1 इज इक्वल टू l की पावर क्या कहेंगे, l की पावर a, और यहाँ से क्या आएगी, l की पावर 3c प्लस 3c, फिर मास, मास की पावर b माइनस c, फिर टाइम t, t t t t सिर्फ यहाँ पर t की पावर माइनस 2c, ठीक है। सो व्हाट डू वी सी हियर, टाइम की पावर है माइनस 2c, टाइम की पावर है 1, इसका मतलब माइनस 2c शुड बी इक्वल टू 1, कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड्स। माइनस 2c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू माइनस 1/2। c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1/2। अब यहाँ पे l की पावर क्या है, 0, सो a प्लस 3c क्या हो जाएगा, a प्लस 3c इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू माइनस 3, और c की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ, माइनस 3 इंटू माइनस हाफ इज इक्वल टू 3/2। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास, राइट। देयरफॉर वी कैन राइट t is proportional to r raised to the power 3/2। अब इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट t square is proportional to r cube, so that gives me the result. Hence we can say yes, the square of time period of rotation of the planet around the sun is directly proportional to the cube of the
एवरेज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, ये केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस प्रकार से ये प्रूव होता है। ठीक है, देन 9th क्वेश्चन, this 9th question, जिसकी ये बात कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर जिस डेरिवेशन की बात कर रहे हैं वो एक पॉइस्यूरिस फॉर्मूला है। पॉइस्यूरिस फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन के लिए स्टेटमेंट दी इसने, जो कि है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अब ये बोल रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, इसका मतलब क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कैसे पता लगा? ये कैसे पता लगेगा किस स्पीड से पानी आ रहा है? तो पर यूनिट टाइम कितना पानी इकट्ठा हो रहा है, पर यूनिट टाइम कितना पानी इकट्ठा हो रहा है उसके वॉल्यूम से ये पता चलता है। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय द वॉल्यूम कलेक्टेड पर यूनिट टाइम। Rate of flow of liquid is given by rate of flow of liquid is volume per unit time। मतलब एक बाल्टी 3 मिनट में भर गई, एक बाल्टी 3 मिनट में भर गई, राइट। बाल्टी में आते हैं 12 लीटर, अब 3 मिनट में कितने सेकंड? 180 सेकंड। तो 12 लीटर को 180 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितने लीटर पर सेकंड आ रहा है वो रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा आपका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो कहते हैं ये वाली जो क्वांटिटी है वॉल्यूम अपॉन टाइम v अपॉन टी, ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है प्रेशर ग्रेडियंट, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। रेज़ टू द पावर ए निकालना है यहाँ पे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज फ्लोएबिलिटी ऑफ द लिक्विड, मान लो ये बी है, एंड रेडियस आर, एंड रेडियस आर ऑफ द कैपिलरी। इसका मतलब ये हो गया, कोई टैंक है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे दूसरा कंटेनर है, यहाँ पे एक पतली सी पाइप आपने लगाई हुई है, पतली सी पाइप है, और इस पाइप में से पानी इसको कलेक्ट हो रहा है, तो इसका रेडियस आर। ठीक है, यहाँ पे अंदर प्रेशर ρgh के बराबर है हाइट के हिसाब से, और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो दिस प्रेशर, ठीक है, ये ρgh, ये प्रेशर डिफरेंस हो गया। तो दैट प्रेशर डिफरेंस अपॉन दिस लेंथ, तो ये हो गया P अपॉन L। लिक्विड कौन सा है, उस लिक्विड की फ्लोएबिलिटी क्या है, वो है ईटा, और ये हो गया R रेडियस। ठीक है, पतला होगा तो धीरे धीरे आएगा, और बड़ा कर देंगे तो तेजी से आ जाएगा। तो इन चीजों पे, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये सारी चीजें। ठीक है, आप एबीसी निकालना कि एबीसी होगा कितना, हाउ मच विल दिस बी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो डॉक्टर लोग इंजेक्शंस लगाते हैं ना, दवाई इंजेक्ट करते हैं, उसकी जो सुई होती है, वो सुई कितनी बारीक होनी चाहिए, उसकी कैलकुलेशन यहाँ से होती है। ठीक है, क्योंकि कोई तेजी से दबाए, कोई धीरे दबाए, कोई कैसे ही दबाए, जो फ्लो ऑफ लिक्विड बॉडी के अंदर जा रहा है ना, वो कांस्टेंट होना चाहिए, उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि पर्सन टू पर्सन जो प्रेशर उस पर लगाएगा वो डिपेंड कर सकता है, कोई ज्यादा लगा रहा है, कोई कम लगा रहा है। अगर लिक्विड एकदम से बॉडी में इंजेक्ट कर दिया तो अंदर से फैल जाएगा, वो मसल को रप्चर कर देगा, फाड़ देगा। ठीक है, फर्स्ट स्लोली धीरे 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 जाना चाहिए, और अंदर धीरे धीरे फैल जाना चाहिए।
ठीक है, बिना मसल को डैमेज किए। तो सिरिंजेस की जो है निडल है उनकी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ से मेंटेन की जाती है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। So we convert this into dimensions. This is volume, this is time. Volume के dimensions क्या होते हैं बेटा? Volume के dimensions बताओ फटाफट। L cube L cube अपॉन T है तो ये हो जाएगा L cube T minus 1 is equal to प्रेशर के dimensions क्या होंगे? M L minus 1 T minus 2 अपॉन लेंथ, लेंथ ऊपर आएंगे तो -2 हो जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ईटा मैंने बताया था अभी, ईटा की डायमेंशंस क्या है? प्रेशर की ही डायमेंशन है, प्रेशर इनटू टाइम, सो दैट इज m l minus 1 t minus 1, इसकी पावर है a, इसकी पावर है b, और ये है रेडियस, रेडियस इज लेंथ, सो l रेज़ टू द पावर। ठीक है, नाउ सारी जो लाइक क्वांटिटीज है उनको गैदर कर लो, तो क्या क्या आएगा? m की पावर यहाँ से a, m की पावर यहाँ से b, a प्लस b, l की पावर यहाँ से -2, ये ऊपर जाएगा -2, -2a -b। ठीक है, और टाइम नहीं, यहाँ पे भी है प्लस c, टाइम का हो जाए -2a, t की पावर -2a और t की पावर -2। ठीक है, सो कंपेयरिंग the powers both sides। ठीक है, क्या मिलेगा? यहाँ पे तो मास है नहीं, तो a प्लस बी इज 0, a प्लस बी इज 0। फिर लेंथ -2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ की पावर है 3, तो दिस इज इक्वल टू 3। टाइम क्या है बेटा? -2a माइनस b -2a माइनस b इज इक्वल टू -1। -2a माइनस b की वैल्यू क्या मिल गई हमें? -1। ये मैं यहाँ से ऐसे ही ऐसे पुट कर सकता हूँ, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा -1 प्लस c इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 4। ये समझ में आ गया? c इज इक्वल टू 4, c की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, -2a माइनस b प्लस 4 इज इक्वल टू 3, ये हो गया माइनस, हाँ इसकी जरूरत नहीं, c इज इक्वल टू 4 आ गया मेरे पास। फर्स्ट और सेकंड इसको लेंगे, ये ए बी में इक्वेशन है, ये भी ए बी में इक्वेशन है, तो आपस में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम रीराइट कर लेते हैं, माइनस 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 हटा देंगे तो हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आया a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दो, तो b से b कट जाएगा, ये बचा a इज इक्वल टू 1, एंड इफ a इज इक्वल टू 1 तो b क्या हो गया बेटा? माइनस। समझ आया ये? तो ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -1, सी की वैल्यू आ गई 4, राइट। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ए इज इक्वल टू 1, ये 1 है, ये -1 है, 4। So V upon T is proportional to pressure upon length raised to the power 1, तो 1 ही छोड़ देते हैं, eta raised to the power -1 and r raised to the power 4, और V upon T is equal to some constant K, P
ये हो गया r⁴ अपॉन ये हो गया l और ये हो गया थीटा, माइनस पावर नीचे ले आएंगे। अब ये कांस्टेंट k की वैल्यू क्या होती है, π/8 होती है, v/t। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई है, अलग अलग रेडियस की कैपिलरीज से अलग अलग प्रेशर डिफरेंस रख के कैलकुलेट करके बार बार देख के k की वैल्यू क्या आ रही, π/8 आ रही, r⁴ अपॉन l थीटा। This is called Poiseuille's formula। ये वाला इसी असाइनमेंट में 14 क्वेश्चन है, जिसमें बोला है इसकी डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करो। इसी तो डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी है तो इसमें डायमेंशंस डाल के कंपेयर करके आप बता सकते हैं हाँ दोनों तरफ सेम आ रही है, इसलिए ये फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, और ये अभी हमने इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, थिंग्स आर डिराइव्ड लाइक दिस। तो 10th क्वेश्चन देखिए, An artificial satellite of mass m is revolving in a circular orbit around a planet। प्लेन लिखा हुआ है यहाँ पे, p लिख देना, planet of mass m and radius r। If the radius of the orbit of the satellite is r, justify by the method of dimensions that the time period of satellite is given by this formula। तो ये हमें डिराइव नहीं करना है, हमें ये जस्टिफाई करना है। ठीक है, डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करनी है बोथ साइड्स। t इज इक्वल टू 2π/r अंडर द रूट r³ g। टू पाई जो है ये कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। r जो है रेडियस ऑफ प्लेनेट है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, फिर लेंथ हो गई, ये वाली r हाइट है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये हाइट है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन भी लेंथ होगी। और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अर्थ का जैसे होता है, इसकी डायमेंशन होंगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज LT-T। ये वाली सब वैल्यू पुट करके आपको ये शो करना है कि देखो इसकी डायमेंशन भी t ही आती है, टाइम ही आता है। ठीक है, इसलिए ये डायमेंशनली करेक्ट है, इसलिए ये एक्सप्रेशन करेक्ट है। ठीक है, ये भी सॉल्व करके बताएं आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा, चेक फटाफट करें इसमें। दिस इज t, दिस इज 1, कोई डायमेंशन नहीं है, और रेडियस है तो ये लेंथ, दिस इज लेंथ क्यूब, दिस इज LT-2। इसको सॉल्व करके बताना, ये देखो t आता है। हो गया बेटा, किसको नहीं आ रहा बताओ, पूछो। नहीं सर, हो गया। ओके सर हो गया। जतिन हुआ बेटा, जतिन, नितिन, यस सर हो गया। अंशु से हुआ बेटा? यस सर। ओके शाबाश। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक्स ध्यान रखो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप करके बताएं। कहता है गैस बबल है, आपने देखा पानी के अंदर एक बबल छोड़ते हैं तो क्या करता है, वो सरफेस पे भाग के आ जाता है। ठीक है, और वो बबल क्या हुआ, पानी के अंदर बर्स्ट हो गया, फट गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, पानी के अंदर तरंगे आ गई। ठीक है, पानी के अंदर
तरंगे आ गई। कोई भी डिस्टरबेंस होती है तो वो पानी के अंदर कैसे फैलता है, वो तरंगों की तरह फैल जाती है। कहते हैं गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर द वाटर ऑसिलेट्स। पानी के नीचे कोई एक्सप्लोजन हुआ और उसमें से गैस बबल निकला और वो ऑसिलेट कर रहा है, वो बबल ऑसिलेट कर रहा है, पानी के अंदर ऑसिलेट कर रहा है। अंडर वाटर ऑसिलेट्स विद ए पीरियड टी। उसका जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का वो है टी एंड इज प्रोपोर्शनल टू p raised to the power a, d raised to the power b and e raised to the power c। p है प्रेशर, d है डेंसिटी एंड e है एनर्जी। e है एनर्जी। पहले हमने e जो लिया था वो इलास्टिसिटी थी, ये इलास्टिसिटी नहीं, ये एनर्जी है। p है प्रेशर, d है डेंसिटी, e है एनर्जी। ठीक है, अब इन तीनों की डायमेंशन आपको मालूम है। प्रेशर की डायमेंशन m इंटू l माइनस 1 इंटू टी माइनस 2। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो m l माइनस 3। एनर्जी वर्क, इसकी डायमेंशन सेम होती है, तो m l2 t माइनस 2, ये वाली इसकी डायमेंशन। ये डायमेंशंस पुट करके आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे है टाइम पीरियड, मास 0 है, लेंथ 0 है, टी की पावर 1 है। तो इसको दोनों को कंपेयर करो और एबीसी की वैल्यू निकाल के दिखाओ। सर आ गए। आ गए, वेरी गुड। क्या क्या वैल्यू आई बेटा? सर 1/3, 2/3 और Okay. 1/2। 1/3, 2/3 एक एंड वैल्यू क्या आई है? ए की वैल्यू सर 2/3। अच्छा, बी की वैल्यू? सर 1/2। सी की वैल्यू? 1/3। 1/3। चेक कर दे दोबारा, मुझे सर ए की doubt हो वैल्यू रहा है। -5/6 आ रही है। हाँ, ए की वैल्यू -5/6 आनी चाहिए। और बी की वैल्यू? सर बाकी सेम है। यस सर, सेम है। बी की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू 1/3। ठीक है, ओके। तो ये ऐसे दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। इस प्रकार से हम फार्मूले बना लेते हैं, इस प्रकार से हम फार्मूले बना लेते हैं और फिर इन फार्मूलों के हिसाब से इनकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के प्रोसेस के अंदर, ठीक है, इसकी और इसकी जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट आती है। इसकी रेशियो हमेशा कांस्टेंट आती है। वो जो कांस्टेंट रेशियो होगी वो के की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर वो चीज फुलफिल नहीं हो रही है, अगर वो चीज फुलफिल नहीं हो रही है, इक्वेशन पूरी नहीं बन पा रही है, टेस्ट नहीं हो पा रही है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हो पा रही है, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, इसके साथ कुछ और टर्म्स भी इन्वॉल्व होंगी, इसके साथ कुछ और टर्म्स भी इन्वॉल्व होंगी जिसका यहाँ से पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, वो इस बात की गारंटी नहीं करती कि ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है, मगर जो एग्जैक्ट इक्वेशन है वो इस बात की गारंटी करती है कि ये डायमेंशनली भी करेक्ट हो। ठीक है, स्टेटमेंट दोहरा रहा हूं मैं, कोई भी स्टेटमेंट जो डायमेंशनली करेक्ट है, कोई भी इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है, वो इस बात की गारंटी नहीं है कि ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट का ज्ञान नहीं होता हमें, और एक से ज्यादा टर्म है या नहीं इसका ज्ञान नहीं होता। मगर कोई इक्वेशन जो ऑलरेडी पहले से ही एग्जैक्ट है, ठीक है, वो इस बात की गारंटी देती है ये डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। ठीक है, तो ए करेक्ट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट
but it's simply dimensionally correct equation, need not be an exact equation. इस बात का ध्यान रखें.